यस, तो अगर असाइनमेंट्स की बात करूँ तो ये 2 असाइनमेंट्स हैं, एक तो ओवरलोडिंग टॉपिक पर और फंक्शन टॉपिक पर। ये मैंने बेसिकली ड्राइव पर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो फंक्शन जो टॉपिक है उसमें से कोई भी 3 असाइनमेंट्स आपको क्यू बैंक में से करने हैं और एक असाइनमेंट जो है वो ये रहेगा कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है? जो सिंपली एरे एज़ अ आर्गुमेंट क्या करेगा? फेच करेगा, कैच करेगा, ठीक है? अब यानी कि मेन से जब आप उस फंक्शन को कॉल करें तो आपको एरे एज़ अ आर्गुमेंट भेजना है, उस पर्टिकुलर फंक्शन में सेंड करना है और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करेगा क्या? उस पर्टिकुलर एरे में जितने भी परफेक्ट नंबर प्रेजेंट हैं, आपको उनको प्रिंट करवाना है। तो अब बात आती है परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर सिंपली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके हम अगर फैक्टर्स करें करें फैक्टर्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं आई थिंक गुणनखंड, ठीक है? या फिर सिंपल हम यूँ कहें कि उसको और डिवाइड करें, ठीक है? तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं? 3, 2, 1 ये तीनों नंबर्स क्या कर रहे हैं? 6 को पूरा-पूरा डिवाइड कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जब हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर 0 आता है। तो अब अगर इन तीनों नंबर्स का सम करें तो वो 6 के बराबर होता है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट है। तो बेसिकली यही आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ओवरलोडिंग का कोई असाइनमेंट मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, तो आपको एक असाइनमेंट ही है वैसे क्यू बैंक में, तो वही असाइनमेंट आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, ये असाइनमेंट्स अभी चेक नहीं होंगे तो आप इन्हें आराम से करें, लेकिन प्रैक्टिस बेसिस के लिए जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उनको ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है? ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं दिए मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए और क्यू बैंक वाले असाइनमेंट्स तो आप करते ही हैं। यस, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज की क्लास में। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक सिंपली कि हम अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ते हैं, ठीक है? या सिंपल अगर हमें एरे के अलग-अलग इंडेक्सेस को एक्सेस करना है, तो हमने पढ़ा था सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है? स्ट्रिंग अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे पहले कुछ 1-2 रिमेनिंग सेक्शन है, उनको एक बार हम देख रहे हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि एरे को एक्सेस करने के अलग-अलग तरीके क्या हैं, ठीक है? जिसमें हमने ये कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे। अब मैंने आपको इन मेथड्स के बारे में भी बताया था, ठीक है? तो सिंपली इस केस में लिखते तो हम ऐसे ही हैं। ये किस तरीके से इंटरप्रेट होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि p प्लस आई, ठीक है? हमने देखा था कि p एक पॉइंटर था जिसको कि हमने एक ब्लॉक का एड्रेस असाइन किया था और उस ब्लॉक में हमने इनपुट लेना भी सीखा, ठीक है? तो ये तो हमें पता है कि p जो सिंपली एरे है, यानी कि ये जो p पॉइंटर है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन को पॉइंट कर रहा था। अब p के साथ में अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे सिंपली सबस्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा हमने समझा था, ठीक है? इस पर्टिकुलर मेथड के रिगार्डिंग एक कांसेप्ट मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था, तो एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें स्टार p प्लस आई, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? देखें, p प्लस आई का सिंपल मीनिंग होगा यहाँ पर, ठीक है? जो अर्थ होगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले बेस एड्रेस, ठीक है? प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है? और उसके पहले क्या है? सिंपली स्टार ऑपरेटर या मैं यूँ कहूँ कि वैल्यू एट ऑपरेटर पुट किया गया है। थोड़ा-सा ध्यान से समझना जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। तो अगर इस तरह से हम एरे के साथ ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इंटरनली इसका ये मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लेट्स से कि आई की वैल्यू 2 है और बेस एड्रेस जो है एरे का वो है 100, ठीक है? और हमें पता है कि एरे इंटीजर टाइप की है तो डेफिनेटली इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। तो अगर मैं ये वैल्यूज इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करूं तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये देखते हैं। तो सिंपली 100, ठीक है? p की वैल्यू थी बेस एड्रेस, ठीक है? और हमें पता है पॉइंटर भी क्या स्टोर करता है? एरे का बेस एड्रेस और एरे के नेम में भी बेस एड्रेस स्टोर किया हुआ रहता है, ठीक है? ऐसा हमने समझा था और हमें पता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं i की बात करूं तो i की वैल्यू सिंपली 2 है, ठीक है? अब नेक्स्ट है इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है? तो 2 2 जा 4, इसके अकॉर्डिंग 104 एड्रेस पर जो भी कंटेंट एग्जिस्ट करता है वो आंसर में डिस्प्ले होगा। तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से इवैल्यूएट होगा। ये हमने उस दिन की क्लास में
नहीं देखा था कि ये इंटरनली कैसे काम करेगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, अब आगे कंटिन्यू करें। तो एक और एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग का डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग में एग्जाम्पल नंबर था हमारे पास में 111। ठीक है, तो देखें, अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 111 की और 109 की, ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रिंग के सिंपली एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि स्ट्रिंग को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट को या एक टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो अगर स्ट्रिंग की साइज 0 टू क्या है, यहाँ पर 50 अगर साइज है तो दैट मीन्स 0 टू 49 इंडेक्सेस पर ही हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके अकॉर्डिंग जो नल कैरेक्टर होगा वो 49th इंडेक्स पर स्टोर होगा। ठीक है, अब कंसेप्ट को हमें ऐसे समझना है कि अगर हमारे पास में स्ट्रिंग की साइज 50 कैरेक्टर्स है तो दैट मीन्स 0 टू 49 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हो सकते हैं, और जो नल कैरेक्टर है वो भी इसी रेंज में स्टोर होगा। ठीक है, तो नल कैरेक्टर 49th इंडेक्स पर स्टोर होगा और टोटल साइज रहेगी 50 कैरेक्टर्स की। तो ये मुझे कंसेप्ट को रिपीट करना था जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करें। स्ट्रिंग के केस में हमने ये सारे कंसेप्ट देखे थे, प्लस मैंने आपको कैरेक्टर पॉइंटर भी एक्सप्लेन किया था कि पॉइंटर स्ट्रिंग क्या होती है, जो सिंपली हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं और इसमें हम जितने चाहे कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, जितने चाहे वर्ड्स और जितने चाहे कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने उस दिन की क्लास में एक्सप्लेन किया था। प्लस स्ट्रिंग का जो लास्ट कंसेप्ट था वो सिंक मेथड का यूज मैंने आपको बताया था। प्लस मैंने ये भी कहा, आप लोगों ने पूछा भी था कि फ्लश और सिंक मेथड सेम ही होते हैं क्या सी के कंसेप्ट में। तो जो फ्लश सी में काम करता है मेथड, वही यहाँ पर सिंक मेथड काम करता है। अब बात करते हैं लास्ट स्ट्रिंग टॉपिक के बाद हम किसकी, 2D स्ट्रिंग की। ठीक है, ये सिंपली स्ट्रिंग का लास्ट टॉपिक है। 2D स्ट्रिंग में जो नया कंसेप्ट है C++ के रिगार्डिंग, मैं वो आपको अभी रिवाइज करवा, वो रिपीट से वही बता रही हूँ। जो सी में पढ़ चुके हैं उसको वापस नहीं देखेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो प्रोग्राम बनाया है 2D कैरेक्टर एरे का। अब जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब हमें अलग अलग रोज में कुछ वैल्यूज या यूं कहूँ कि वर्ड स्टोर करना है, तो वी कैन स्विच फ्रॉम 1D एरे टू 2D एरे। तो बेसिकली 1D एरे में तो एक रो में ही डेटा स्टोर होता है, एक रो में वर्ड स्टोर होता है, लेकिन 2D एरे में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रोज में डेटा स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग रोज में वर्ड स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2D एरे क्रिएट की है और इसमें मैंने हर एक रो में क्या किया है, इनपुट लिया है। ठीक है, तो देखिए 2D एरे के केस में अगर वो इंटीजर एरे है तो हमने पढ़ा था कि I और J दोनों का लूप चलता था। लेकिन आप यहाँ देखें कि 2D एरे के केस में हम एक पर्टिकुलर रो की अगर बात करें तो लूप चलाते टाइम हम यहाँ पर J का लूप कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे। किस केस में, जब वो 2D कैरेक्टर एरे होगी, यानी कि 2D स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट रो की, I की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो में इनपुट लिया जाएगा और फर्स्ट रो में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 30 कैरेक्टर्स। अगर 30 से ज्यादा, मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ पर अगर आप साइज ज्यादा ले रहे हैं या कम, इस तरीके से यहाँ आपने 30 लिया और यहाँ पर ज्यादा रख रहे हैं, तो उस केस में प्रोग्राम का बिहेवियर अब नॉर्मल होगा। ठीक है, प्रोग्राम में भी टर्मिनेट हो जाए। और उस केस में अगर मैं बात करूं इस A ऑफ I में क्या स्टोर होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 कैरेक्टर्स ही स्टोर होंगे, लेकिन प्रोग्राम का बिहेवियर अब नॉर्मल होगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी इस केस में सबसे पहले 0th इंडेक्स पर, यानी कि इस पर्टिकुलर रो में इनपुट लिया जाएगा। कितने कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर
3 रोज डिफाइन किए हैं और हर रो में कितने कैरेक्टर्स के लिए स्पेसिफाई किया है, 30 कैरेक्टर्स, यानी कि 0 to 29 यहाँ पर इंडेक्सेस रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो के लिए लूप मतलब जो लूप चलेगा उसमें वैल्यूज का इनपुट लिया जाएगा और एट द एंड हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अजमेर टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अजमेर टाइप किया है, और एंड में नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर इनपुट का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया है। ये इस केस में नल कैरेक्टर यहाँ पर ऐसे कुछ। ठीक है, देन सेकंड रो के लिए इनपुट लिया जाएगा, देन थर्ड रो के लिए। तो ये बात हो गई कि 2D स्ट्रिंग में इनपुट कैसे लिया जाए। तो रो बाय रो इनपुट लेने के बाद मैंने सिंपली स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाया है। अगेन 2D एरे है तो हमें जे पर्टिकुलर वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनपुट लेते टाइम और डिस्प्ले करवाते टाइम हम पूरी स्ट्रिंग को एक साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड में से फाइंड आउट करना है कि वॉवल्स कौन से हैं, वाउल्स कौन से हैं, तो मुझे फिर जे के लूप की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कैसे होगा, मैंने आगे एक प्रोग्राम से एक्सप्लेन किया है। तो उसको कंटिन्यू करने से पहले इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो आउटपुट के तौर पर देखें, मैंने सबसे पहले 3 स्ट्रिंग का इनपुट लिया, अजमेर, जयपुर और एमपीएस, ये 3 अलग अलग वर्ड्स का इनपुट लिया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो में मल्टीपल वर्ड्स का इनपुट ले सकते हैं और स्पेसेस भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने गेटलाइन फंक्शन के थ्रू इनपुट लिया है तो स्पेसेस भी स्टोर होंगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर रो में। अब अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के आउटपुट की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले भी करवाया है। तो इनपुट लेने के बाद जो डिस्प्ले करवाया उस केस में किस तरीके से डिस्प्ले करवाया है, स्ट्रिंग ऑफ रो आई। तो आई की वैल्यू सिंपली 0 रहेगी। तो सबसे पहले 0th रो यानी कि फर्स्ट रो की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। लेट्स से कि मैंने वहां पे अजमेर जो इनपुट दिया था वही यहाँ पर डिस्प्ले होगा और ये अजमेर भी कैपिटल लेटर्स में ही आपको विजिबल होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कंटेंट आपको विजिबल हो जाएंगे। नल कैरेक्टर कभी भी स्ट्रिंग को शो करवाते टाइम डिस्प्ले नहीं होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की वैल्यू डिस्प्ले होगी, देन सेकंड रो की, और एट द एंड ये 3 बार लूप चलेगा 0 to 2 टाइम्स। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू सबसे पहले 0 to 2 तक ये लूप चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड जो लास्ट रो रहेगी उसकी वैल्यू एमपीएस डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी 2D स्ट्रिंग में जो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, 2D स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ मैं, वो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। इनपुट लेने का तरीका जो अलग था वो मैंने आपको C++ के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया अभी। नेक्स्ट प्रोग्राम पर हम प्रोसीड कर रहे हैं। आगे किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। यस, अब अगर हम बात करें 2D स्ट्रिंग के इनिशियलाइजेशन मेथड्स की, तो जैसे हमने देखा था कि जो 2D इंटीजर एरे है उसको भी हम इनिशियलाइज करते हैं। हमने कुछ ये मेथड्स इंटीजर एरे के साथ में देखे थे कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर रो को एम्प्टी छोड़ सकते हैं, रो को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, प्लस हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ये 3 मेथड्स हमने इंटीजर 2D एरे के साथ में देखा था। अब वही कुछ ऐसे ही मेथड्स हमारे पास में 2D स्ट्रिंग के साथ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या किया, मैंने 3 अलग अलग कंसेप्ट को डिस्प्ले किया है, आपके यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर किया है मैंने। तो देखिए सबसे पहले मेथड में मैंने क्या किया है, एक 2D एरे क्रिएट की है। यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 3 जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो डिनोट कर रहा है रो को। अच्छा, ये टॉपिक मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है
कि एक्सप्लेन 2D स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन मेथड्स। तो इस केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सबस्क्रिप्ट रो के लिए है, यानी कि 3 रो की बात हो रही है, 0, 1 और 2 इंडेक्सेस रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो जे कॉलम की बात हो रही है, ठीक है, उसमें 30 मैंने स्पेसिफाई किया है, यानी कि हम हर एक पर्टिकुलर रो में टोटल 30 कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। और 29th इंडेक्स पर हमारे पास में नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 0 इंडेक्स की वैल्यू को अजमेर से इनिशियलाइज किया। यहाँ पर सेकंड जो 1 इंडेक्स है उसकी वैल्यू को इंडिया से, और लास्ट मैंने राजस्थान से स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो ये पहला तरीका रहेगा इनिशियलाइजेशन का। ऐसे ही हमने इंटीजर एरे के केस में भी देखा था, 2D स्ट्रिंग के केस में। और अगर हम बात करें सेकंड इनिशियलाइजेशन मेथड की, तो मैंने यहाँ पर अजमेर, जयपुर और उदयपुर 3 वर्ड्स को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अगेन इनिशियलाइज करने के लिए जैसे हमने 2D इंटीजर एरे के साथ देखा था, वैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए अलग अलग ब्रैकेट्स में देखा था हमने, तो यहाँ पर भी एक मेन ब्रैकेट है ये वाला। अगर इसका कलर चेंज करें तो देखें ये एक हमारे पास में मेन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमने 3 अलग अलग स्ट्रिंग को डिफाइन किया है। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई अजमेर वाली, देन जयपुर और देन उदयपुर। ठीक है, अगेन 3 ही रोज है और हर रो में हम 30 वैल्यूज या 30 कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकते हैं। ये सेकेंड इनिशियलाइजेशन का मेथड है। और इनिशियलाइजेशन के ड्यूरेशन में मैंने नल कैरेक्टर भी असाइन किया है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली भी अपेंड हो जाएगा। इस केस में मैंने यहाँ पर नल कैरेक्टर को इस तरीके से शो किया है। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हो गया हमारे पास में इनिशियलाइजेशन का। और अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, अच्छा, इन मेथड्स को अगर आप इन तरीकों से रिजेंबल करते हुए समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। लास्ट मेथड था इंटीजर 2D एरे में कि हम रो को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी रो सबस्क्रिप्ट को स्किप किया है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए मैंने 3 बार अलग अलग पैरेंथेसिस लगाए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर को असाइन किया है। इसके अकॉर्डिंग 3 बार ये काम किया गया है, तो दैट मीन्स 3 रो को कंसिडर किया जाएगा। और अगेन जे के केस में तो हमें पता, यानी कि कॉलम के केस में हमें पता है कि 30 कैरेक्टर्स रहेंगे। तो इसी तरीके से ये हो गई बात 2D स्ट्रिंग के इनिशियलाइजेशन मेथड्स की। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप जो मैं बोल रही हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और तो नेक्स्ट हमारे पास में जो मेथड है इनिशियलाइजेशन के, 3 मेथड्स के मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के फॉर्म में भी स्पेसिफाई किया है कि सबसे पहले मैंने अजमेर, इंडिया और उदयपुर जो स्ट्रिंग थी उनको डबल कोट्स में मेंशन किया। ठीक है, सेम ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बस उसको प्रोग्राम के फॉर्म में मैंने पुट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग पुट करने के बाद सिंपली लूप चलाकर मैंने क्या किया है, तीनों स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड मेथड था, अगेन मैंने उसको यहाँ पर इस तरीके से स्पेसिफाई किया है। और स्पेसिफाई करने के बाद जो लूप चलाया है वो अगेन यहाँ पे पता है कि 3 रोज है। ठीक है, तो देखें कभी भी हम जब स्ट्रिंग एरे को डिस्प्ले करवाते हैं तो उस केस में हम जे के लिए लूप नहीं चला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। हमें उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है, हमें एक एक कैरेक्टर को फेच करके कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। इसलिए यहाँ पर जे का लूप मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। और अगर मैं बात करूं थर्ड मेथड की, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो यही थर्ड मेथड था। ठीक है, और इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम एरे को डिस्प्ले करवाएं तो देखें वापस से डिस्प्ले करवाने का वही तरीका है कि आप 0 to 3 टाइम्स लूप चलाएं। ठीक है, तो 0 to 2 तक ये लूप चलेगा टोटल 3 बार, और हर एक रो की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी।
यानी कि कुछ इस तरीके से मेथड 1 का आउटपुट, ये मेथड 2 का आउटपुट और मेथड 3 में मैंने तीनों मेथड्स में एक ही स्ट्रिंग ली है, अजमेर, इंडिया और उदयपुर। उनको अलग-अलग तरीके से इनिशियलाइज़ करना आपको बताया है। तो तीनों के केस में आउटपुट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। और देखिए नल कैरेक्टर कभी भी आउटपुट में हमें डिस्प्ले नहीं होता है। तो ये बात हो गई इनिशियलाइज़ेशन के मेथड्स का, प्रोग्राम किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम हर एक स्पेसिफिक रो में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रिंटिंग के टाइम हमें जे के लूप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये रहेगी कि जे का लूप हम क्यों चलाएँ और कब चलाएँ? ठीक है, क्योंकि 2D इंटीजर अरे के केस में तो हमने ऐसा पढ़ा था। तो अब समझते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कब हमें जे का लूप यूज़ करना है। तो देखें, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, जो 2D कैरेक्टर अरे है यानी कि स्ट्रिंग है, उसके हर रो में हम जितने भी वॉवेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं। यानी कि हमें रो और कॉलम का यूज़ करके हर एक कैरेक्टर को सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा। कैरेक्टर यहाँ पर एक सेल में एग्जिस्ट करता है और सेल क्या है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो इनपुट लेने के लिए तो सिंपल हमें जे के लूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग का इनपुट हम क्या कर रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो वो स्पेसिफिक पूरी रो में कैरेक्टर्स को क्या कर देगा, खुद से असाइन कर देगा। हमें सिर्फ यहाँ पर आई के लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही मेंशन किया है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या किया है, अगेन जो लूप चलाया है, उसमें हमें जो गेटलाइन मेथड है हमारे पास में, उसमें पहले स्पेसिफाई करना होता है कि आपको कौन से एरे में इनपुट लेना है। तो अभी एरे जो है वो क्योंकि 2D एरे के फॉर्म में है, ठीक है? यहाँ कौन सी स्ट्रिंग जो है वो 2D एरे के फॉर्मेट में है, ठीक है? तो अब इस केस में जो स्ट्रिंग है उसके भी कौन से इंडेक्स पर इनपुट लेना है, 0th इंडेक्स पर। आई की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0th के लिए इनपुट लिया जाएगा। कितने कैरेक्टर्स का इनपुट दे सकते हैं? 50 कैरेक्टर्स का। मैंने यहाँ पे साइज में 50 स्पेसिफाई किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्पेसिफिक रो के लिए इनपुट लिया जाएगा। इसका मतलब 0 इंडेक्स की बात हो रही है, फर्स्ट रो का मतलब 0 इंडेक्स, ठीक है? ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर हमें वॉवेल्स को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर थोड़ा-सा समझना होगा। अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रो की बात करें, ठीक है? क्योंकि 2D स्ट्रिंग है या 2D इंटीजर अरे में भी हमने ये समझा था कि हमें क्या करना पड़ता है, रो के लिए सबसे पहले लूप चलाना ही पड़ता है। तो देखें मैंने यहाँ पर भी वही काम किया है, क्योंकि टोटल रो 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंग 0 टू 3 यानी कि टोटल 3 बार ये लूप चलेगा। इस तरह से मैंने कंटिन्यू किया है। अब अगर हम बात करें हर रो में कितने वॉवेल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब इस केस में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि जो 0 वाली रो है, ठीक है? यानी कि आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे +1 की है। देखें आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाते टाइम +1 किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आई में प्लस-प्लस हो रहा है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन के आउटपुट की बात करूँ, तो देखिए ये ऐसे डिस्प्ले करेगा। सिर्फ़ डिस्प्ले करवाने के लिए ही मैंने i+1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि i में प्लस-प्लस हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर ये प्लस हटा दें। तो सबसे पहले 0th इंडेक्स की बात हो रही है। 0th इंडेक्स पर हमारे पास में अजमेर, ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है? 50 कैरेक्टर्स ही थी इस पर्टिकुलर रो की लेंथ। अब हम जैक्ड एरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं सिमेट्रिक एरे की। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं जे के लूप की, तो देखिए यहाँ पर मैंने जे का लूप कंटिन्यू किया है। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि मुझे हर रो में ये पता करना है कि कितने वॉवेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वॉवेल्स पता करने के लिए पहले मुझे हर एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो क्योंकि हर एक सेल की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक रो में अगर हमें क्या करना है, हर एक सेल को एक्सेस करना है, तब 2D स्ट्रिंग एरे में हमें क्या करना पड़ेगा, जे का लूप यूज करना पड़ेगा। तो ये रीजन है जे का लूप यूज करने का। तो अकॉर्डिंग टू दिस जे का लूप कब तक चलेगा, ठीक है? इस रो में कब तक चलना चाहिए, जब तक कि हमें नल कैरेक्टर ना मिल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही स्पेसिफाई किया है।
तो कौन सी रो के कौन से कॉलम की बात हो रही है? अब उसकी वैल्यू जब तक हमें नल नहीं मिल जाती, जब तक हमें यहाँ पे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो हम बेसिकली उस सेल की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आई और जे दोनों सबस्क्रिप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात रहेगी 2D कैरेक्टर एरे के केस में। अब मैंने क्या किया है इस केस में, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस किया है और सिंपली एक एस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसका रीजन सिंपली इतना सा था, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर को भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप प्रोग्राम के लॉजिक में इंस्टेड ऑफ एस आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत बड़ा लगता ये मतलब इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले एस में असाइन कर दिया। ठीक है, और देन एस को चेक करवाया है कि कौन सा वॉवल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले 0 रो की बात होगी और 0 रो में सबसे पहले हम इस वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू सबसे पहले एस में असाइन होगी, फिर चेक होगा कि इनमें से तो कोई कैरेक्टर नहीं है, और सबके बीच में देखिए सारी कंडीशंस के बीच में हमने क्या यूज किया है, और ये हमें पता है कि और का काम क्या है, जब कंडीशन सब में से कोई भी एक ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे यही किया है और सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया है। तो चेक करवाया कि एस में जो इनिशियल कैरेक्टर आया, फर्स्ट जो कैरेक्टर आया ए, वो इनमें से तो कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर है तो हम क्या करवा रहे हैं, उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर रो के केस में कौन सा वोवेल डिस्प्ले हो जाएगा, कैपिटल ए। इसके बाद डिस्प्ले होने के बाद मैंने कॉमा यहाँ पे डबल कोट्स में पुट के, यानी कि कॉमा आपको विजिबल हो जाएगा। देन ये लूप आगे कंटिन्यू होगा, जे की वैल्यू में प्लस प्लस हुआ, यानी कि अब इस इंडेक्स के इस पर्टिकुलर रो के इस पर्टिकुलर सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम एस जो कैरेक्टर डेटा मतलब एस जो वेरिएबल है उसमें ए की जगह क्या स्टोर हो जाएगा, जे। ठीक है, तो जे को चेक किया जाएगा कि जे तो कहीं वॉवेल तो नहीं है। अब इस केस में जे तो वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप आगे कंटिन्यू होगा। इसी तरीके से एम पे जब जे की वैल्यू वापस से प्लस प्लस होगी, ठीक है, तो ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रो में हमें ए और ई ये दो ही वॉवेल्स मिलेंगे। ठीक है, तब जब ये फर्स्ट रो इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो एट द एंड हम आउटपुट की अगर बात करें तो मैंने आउटपुट साथ के साथ ही डिस्प्ले करवाया है। फिर जब ये वापस से सेकंड रो पे कंटिन्यू होगा तो सेकंड रो में ये कुछ वॉवेल्स मिलेंगे और लास्ट रो में ये वॉवेल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।